हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन अभी मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर आ चुका था और वहां पर आने के बाद में उसने द ग्रेट फिंगर आर्ट को सीख लिया था। और वहीं पर ही आकाश को उसने इतने ज्यादा झटके दिए थे कि उसकी पैरों के नीचे से जो जमीन ही खिसक चुकी थी, लेकिन अब वह वहीं पर ही मरने वाला था। लेकिन उसके बाद में अब वह अपने आप को संभाल चुका था और उसके बाद में उसने नितिन के लिए उस परीक्षण के अंदर एक फॉर्म भर दिया था ताकि नितिन उस परीक्षा को दे सके। और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। और जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, अचानक से नितिन के सामने एक कठपुतली आ जाती है। वह कठपुतली दिखने से बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और दिखने में बिल्कुल वह एक इंसान की तरह थी। मानना पड़ेगा, डिवीजन हेड नील ने इस कठपुतली को बिल्कुल रियल तरह से बनाया है। ऐसा देखने से लगता ही नहीं है कि ये कठपुतली है। वास्तव में अगर इसे मैं ध्यान से नहीं देखता तो उसके बाद में मेरे को पता ही नहीं चलता कि ये एक कठपुतली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डिवीजन हेड नील का भी फॉर्मेशंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तभी तो उन्होंने इस तरह की कठपुतली को डिजाइन कर दिया। ऐसी कठपुतली को डिजाइन करना तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। जहाँ पर नितिन अभी अपने ही ख्यालों के अंदर डूबा हुआ था, उसके सामने खड़ी हुई वह कठपुतली आगे बढ़ती है और वह नितिन से कहती है, ओह अच्छा, तो तुम हो जो यहाँ पर इस परीक्षा को देने के लिए आए हुए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ग्रेड नक्षत्र फिंगर आर्ट का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाया है। चलो मैं भी देखता हूँ कि अब तुमने उसके अंदर कितनी ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। उस कठपुतली ने बिना किसी इमोशन के साथ में नितिन से कहा और वह बोलना जारी रखता है और उससे कहता है, देखो तुम्हारे पास में कुछ मूव्स होंगे, उसके साथ में अगर तुम मेरी सारी टेक्निक्स को डिफेंस कर लेते हो तो उसके साथ में तुम इस परीक्षा को मंजूरी दे दोगे। अगर तुम ऐसा कर पाने में असमर्थ रहे तो तुम्हें फिर से इस परीक्षा को देने वापस आना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं बरतूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ में तुम्हारे साथ में लड़ने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ उस कठपुतली की बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस कठपुतली ने भी अपना लेवल संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर तक दबा लिया था और उसी के साथ में नितिन अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जहाँ पर ये दोनों इसी तरह से लड़ रहे थे, वहीं हॉल के बाहर हॉल मास्टर जगदीश को रिपोर्ट करते हुए, हॉल मास्टर जगदीश, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हुआ हूँ। जो आपके साथ में वह मेहमान आए थे टीचर मोहन, वह अभी मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर जा चुके हैं और वह वहाँ पर अभी परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं। अभी उनके साथ में वहाँ पर एल्डर माधव गए हुए हैं, वह अभी वहाँ पर उनको गाइडेंस दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अपने सामने खड़े हुए उस कॉम्बैक्ट मास्टर के मुंह से वह शब्द हेड जगदीश ने सुने, उसकी आंखें तन गई और वह पूरी तरह से कांप गया और उसने कहा, क्या क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? लेकिन आखिरकार मोहन वहाँ पर क्या लेने चला गया? उसका वहाँ पर क्या काम आ सकता है? वहीं जगदीश की वह बातें सुनने के बाद में सामने खड़ा हुआ वह युवक थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह उससे कहता है, मैं एक बात बताऊं, वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि वह वहाँ पर क्या लेने गए हैं, लेकिन जहाँ पर वह अभी अपने आधे रास्ते के अंदर ही था, अचानक से हॉल मास्टर जगदीश को कुछ और भी भनक पड़ती है और वह उसे रोकते हुए कहता है, रुको रुको रुको, तुमने अभी कुछ और भी कहा था ना, तुमने अभी उसको टीचर मोहन कहकर बुलाया था। वहीं अभी अचानक से डिवीजन हेड गिरिक को भी कुछ संदेह होता है और उसे भी गोरांग की उन सभी शब्दों के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि मोहन यहाँ पर एक नॉर्मल स्पिरिट अवेकनर था जो यहाँ पर सभी की स्पिरिट्स को जगाने के लिए आया हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर उसे टीचर कहकर क्यों बुलाने लगे, उसी बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। गिरिक ने अब उससे गोरांग से पूछ ही लिया, आखिरकार तुम लोग पागल वागल हो गए हो? तुम कॉम्बैक्ट मास्टर्स हो, तुम आखिरकार मोहन को कैसे अपना टीचर बना सकते हो? गिरिक की बात सुनने के बाद में गोरांग ने तो केवल अपना सिर हिला दिया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ में उसने गिरिक से कहा, हेड गिरिक, बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने हमें लेक्चर दिया था और उनका वह लेक्चर हमारे बहुत ज्यादा काम में आया है। उन्होंने हमारी साधना के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन कर दिया है कि उसके साथ में हमें लगता है कि हम नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। इसी वजह से हमें उन्हें टीचर बनाना ही पड़ा और हम उन्हें
दूसरे नाम से तो बुला ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी हमारी हिम्मत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को इस बात से थोड़ा बहुत झटका लगा होगा, क्योंकि एक स्पिरिट अवेकनर से इस तरह का लेक्चर सुनना ये तो आम बात होगी, लेकिन उसके बाद में उसको अपना टीचर बना लेना ये दुनिया में बहुत ही कम होता होगा। लेकिन आज आप सभी के सामने ये हो रहा है, इसीलिए आप सभी को इसे मान लेना चाहिए। गौरंग के द्वारा दिए गए उन झटकों से उबरने के बाद में जगदीश और उसके साथ में सभी कॉम्बैट मास्टर्स अब मार्शल आर्ट डिवीजन के पास में चले गए थे। वहां पर जाकर जैसे ही वह देखते हैं तो वो पाते हैं कि उस हॉल के बाहर बहुत सी भीड़ इकट्ठा थी और उन सभी की निगाहें अभी हॉल की तरफ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अंदर से कोई बिच्छू को आते हुए बाहर देखना चाहते हों। हॉल मास्टर जगदीश, जैसे ही हॉल मास्टर जगदीश को वहां पर आते हुए हेड माधव ने देखा तो हेड माधव जल्दी से उनकी तरफ दौड़ पड़े और वहां पर जाकर उन्हें ग्रीट करने लगे। और हॉल मास्टर जगदीश को इस तरह से ग्रीट करते हुए देखकर सभी अब हेड माधव के पीछे खड़े हो गए और वह सभी भी एक चमक के साथ में उसको ग्रीट करने लगे। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी और काम से आया हूँ, इसीलिए मुझे वह काम करने दो। और तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उस गेट के अंदर से किसी देवता के आने का वेट कर रहे हो। हेड निमित भी आगे बढ़ा और उसने अपने सामने खड़े हुए माधव से पूछा, क्या हुआ माधव, क्या हुआ? तुम इस तरह से इतने गहरे झटके के अंदर कैसे लगे हो? क्या तुम ठीक हो? और फिर उसी के साथ में एक और एल्डर आगे बढ़ता है जो जगदीश के साथ में वहाँ पर आया हुआ था। वह कोई और नहीं, वह निमित था। वह आगे बढ़ा और उसने पूछा, माधव मुझे तुम पहले ये बात बताओ कि मोहन कहाँ पर गया? अभी वो तो तुम्हारे साथ में यहाँ पर घूम रहा था। मुझे जिन संकेतों से पता चला है उसके हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। ओ मोहन, वो तो अभी मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर अपना एग्जाम देने के लिए गया हुआ है। माधव ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ में उत्तर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसके मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश की आंखें बिल्कुल तंजी गई, लेकिन माधव वहीं पे नहीं रुकता। माधव उसे आगे बताता है, बात कुछ ऐसी है कि मोहन मेरे साथ में यहाँ पर घूम रहा था और उसने मुझसे एक आवेदन किया कि उसे संत लेवल स्टेज 2 की साधना टेक्निक चाहिए थी और उसी के साथ में मैं उसको अपने एसोसिएशन के अंदर भी लेके गया था, लेकिन वहां पर उस डिवीजन के अंदर उसे कोई भी संत लेवल स्टेज 2 की साधना टेक्निक्स नहीं मिली। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि उसे और भी साधना टेक्निक्स चाहिए। उसी वजह से मैं उसे इस मार्शल आर्ट एसोसिएशन डिवीजन के अंदर लेकर आ गया हूँ। अगर हेड नील यहाँ पे आसपास में होते ना तो मैं उनसे कुछ बातचीत कर कर या उनको थोड़ा बहुत मस्का वस्का लगा कर उनसे इस लाइब्रेरी के अंदर जाने की परमिशन ले लेता, लेकिन वो इस वक्त यहाँ थे नहीं। इसीलिए फिर मोहन के पास में भी ज्यादा समय था नहीं, तो उसी वजह से उन्होंने कहा कि वह इस परीक्षा को देंगे, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर इस परीक्षा को देने के लिए ले आया। हेड माता की बात सुनने के बाद में भी जगदीश ने अपना सिर हिला दिया। ओ तो बात कुछ ऐसी है। अरे फिर तो हम सभी को यहाँ पे परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मोहन की काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह आराम से इस परीक्षा को मंजूरी दे देगा। हॉल मास्टर जगदीश एक गहरी सांस लेते हैं और कुछ समय अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से वह अपनी बात को जारी रखते हैं और उसने एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी हुई आवाज के साथ में कहा, अरे हमारे उस मीटिंग के बाद में मैंने अब तक भी नील को नहीं देखा। आखिरकार वो कहाँ पर चला गया? क्योंकि तुम्हें भी पता है ना कि वह अधिकतर समय तो मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर ही बिताता था, लेकिन मुझे अब तक ऐसा कोई भी पता नहीं चला है कि वह यहाँ से भाग गया हो। तो इसका मतलब तो यही है कि अभी तक भी वह बीपी क्लब के पास में नहीं गया और वह इसी मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर है। डिवीजन हेड नील इनका अंदर डिवीजन हेड नील मार्शल आर्ट एसोसिएशन का एक हेड था। बुक्स को इकट्ठा करना और नई नई मैनुअल्स को लाने के अलावा उनका एक और शौक था, वह उन सभी मैनुअल्स और नई नई टेक्निक्स को सीखा करते थे और उनका अध्ययन किया करते थे। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में हेड माधव को भी अचानक से कुछ याद आता है और वो भी कहता है, हाँ मुझे भी इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी। मैं जब यहाँ पर आया था और जब मैंने आकाश के मुंह से वह शब्द सुने थे कि हेड नील यहाँ पर आसपास नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वह एक बहुत ही बड़े पोस्ट के इंसान थे, इसीलिए मैंने ज्यादा उनके बारे में छानबीन या पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा लगा होगा कि कोई वह इम्पोर्टेंट काम के अंदर फंसे हुए होंगे, इसी वजह से वह यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर अभी हेड माधव बोलना जारी रखते हैं, अचानक से उनकी बात काटते हुए एक और आवाज सुनाई देती है और वह बहुत ही घबराई हुई थी। एक मिनट रुको, कहीं पर ये तो नहीं हो सकता।
ये आवाज किसी और की नहीं, ये हेड गिरिक की थी। वह बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे, एक हेड ने उनसे पूछ ही लिया, क्या क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? गिरिक एक बहुत ही ज्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति था और उसको इस तरह के मामलों में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए देखकर कोई भी अपने आप उनसे ये सवाल पूछे बिना नहीं रख सकता था। उनकी वह बात सुनने के बाद में गिरिक थोड़ा सा शांत हो गया और अपने सारे वेशभूषा को चेंज करते हुए उसने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं और वह बूढ़ा घुसट नील हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों अपनी बहुत सी बातें शेयर भी करते रहते हैं, क्योंकि वह बहुत से समय वो मेरे पास में आया करते थे हार्ट डिवीजन के अंदर और वहाँ पर आकर अपने भीतर के राक्षसों को दूर करने में मेरी सहायता लिया करते थे। और उसी के चलते हुए आसपास में कभी हमारे बीच के अंदर एक बात छिड़ गई थी और उसी के अंदर उन्होंने एक बात का खुलासा कर दिया था। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, वह अपना भेष बदलकर मार्शल आर्ट हॉल के अंदर चले जाते थे जहाँ पर वह कठपुतलियां हुआ करती थी। वह उन कठपुतलियों का रूप बदल लिया करते थे और वहाँ पर जाकर जब भी कोई नया मार्शल आर्टिस्ट या कोई लड़ाकू मास्टर वहाँ पर आते थे तो वह उनके साथ में अपनी ताकत को कम कर कर लड़ा करते थे। जहाँ पर गिरिक बिल्कुल आराम से वह सभी शब्द कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या 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 वास्तव में आप सही कह रहे हैं? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्योंकि वास्तव में वहाँ पर खड़े हुए सभी कॉम्बैट मास्टर्स में से कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसा सुन सके या उन्होंने ऐसे वर्ड सुनने की कोई गुंजाइश की हो। हाँ, वास्तव में मैं सही कह रहा हूँ, हेड गिरिक ने बड़े ही आराम से उनका जवाब दिया। बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि वह सभी कठपुतलियां उन्होंने खुद बनाई थी और इसी वजह से वह उनकी जगह ले सकते थे, लेकिन कई समय उन कठपुतलियों और कई लड़ाकू मास्टर्स के लड़ने की वजह से उन कठपुतलियों के अंदर बहुत से डैमेजेस आ जाया करते थे और कभी कभी वह भी जाया करती थी और इसी का फायदा उठाते हुए वह वहाँ पर उन सभी का परीक्षण करने के लिए चले जाते थे। हेड गिरिक ने अब अपनी खुद की ही लाल निगल ली थी, क्योंकि अब उनके भी पसीने छूटने लगे थे जब वह बात बता रहे थे और उन्होंने कहा, बात कुछ ऐसी है कि मैंने केवल एक ही बार उनके मुंह से वह शब्द सुने थे और उसके बारे में कोई बात करी थी। इसी वजह से मुझे तो ऐसा लगा था कि वो बूढ़ा नील मेरे से केवल मजाक ही कर रहा होगा, लेकिन मुझे ढूंढना पता था कि वास्तव में वह सर के खोपड़ी ऐसा कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें गिरिक की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था या ये एक ऐसा सीक्रेट था जिसके बारे में इस कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर किसी किसी को ही पता होगा या फिर किसी को भी नहीं। सभी अपने सदमे से बाहर निकल जाते हैं और हॉल मास्टर जगदीश कहते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वास्तव में वो वहाँ पर चला गया है, क्योंकि वह अचानक से यहाँ से गायब हो गया और उसने अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़े। तो इसका मतलब क्या यही हो सकता है वास्तव में वह अभी उस परीक्षण के अंदर चला गया? जल्दी से हॉल मास्टर जगदीश ने माधव से पूछा, माधव तुम मुझे पहले जल्दी से ये बात बताओ कि मोहन ने अभी किस युद्ध टेक्निक को सीखा है? क्योंकि हॉल मास्टर जगदीश जानते थे कि हेड नील इतने ज्यादा घुसट थे और वह बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़ाकू मास्टर भी थे और उनकी लड़ाई टेक्निकों के अंदर समझ बहुत ही ज्यादा थी और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं पर वह लड़ते लड़ते बिल्कुल गंभीर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोहन की जिंदगी को कोई भारी नुकसान पहुंच सकता था या फिर वह अपाहिज भी हो सकता था। और जिस व्यक्ति ने उनकी इतनी ज्यादा हेल्प की हो और उनका लेवल बढ़ा दिया हो वह उनके साथ में ऐसा नहीं होना देना चाहते थे। और मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में हेड माधव आगे बढ़े और उन्होंने कहा, उन्होंने अभी यहाँ पर ग्रैंड नक्षत्र फिंगर को सीखा है और आपको पता है ये वास्तव में एक शक्तिशाली युद्ध टेक्निक है और उनकी इतनी सी उम्र के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक को सीख लिया, वास्तव में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब अभी हेड माधव ये सभी बातें कह रहे थे तो उनकी आंखों के अंदर एक चमक सी थी और साफ साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वह नितिन के बारे में कितना ज्यादा सोच रहे थे और कितना ज्यादा सम्मान महसूस करते थे। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने वो मैनुअल ली थी तो उसके बाद में केवल लेते ही उन्होंने उस टेक्निक को सीख लिया था और उस टेक्निक को सीखने के अंदर आकाश को भी कम से कम 7 साल लगे थे।